नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे, हम लोग आज से पूर्वावलोकन सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत डिमांडिंग वीडियोस थी हमारी, काफ़ी समय से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक ये नया इनिशिएटिव लिया है। और मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा सा इंट्रो है इसलिए बता रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि लगभग सारे जो हमारे 5-6 बुक्स जो ज़रूरी हैं उनको हम इसी फॉर्मेट में डिस्कस करते चलें। और थोड़ा मैं यहाँ स्पीड अप होके पढ़ाऊंगा आपको, है ना, थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। रीज़न उसका ये है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। अगर हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर ना मेरे पास और ना आपके पास उतना समय है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये एक आपके लिए बहुत लाभदायक सीरीज होगी। कारण उसका ये, हम खुद से पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, कभी कहीं मन लगा चला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से आराम से लगभग 30-40 मिनट में 50 क्वेश्चन में कराने का कोशिश करूंगा, आप लोगों तक पहुंच जाएं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो आज उस श्रेणी का ये पहला वीडियो है। हम शुरुआत कर रहे हैं भूगोल विषय से, भूगोल विषय के पूर्वावलोकन से, जिसमें कि मैं विश्व का भूगोल से शुरुआत कर रहा हूं। तो विश्व का भूगोल जब आप देखेंगे तो उसमें पहला चैप्टर ब्रह्मांड और सौरमंडल करके है। तो उसी चैप्टर के लगभग 45-50 क्वेश्चन हैं, उसको हमने प्रयास किया है कि आपको आज कराया जाए। ठीक है, ये वीडियो आपको देखने के बाद कैसा लगेगा, इसके कमेंट्स में आप लोग हम लोगों को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व भूगोल पूर्वावलोकन सीरीज है, ये जो बहुत फेमस बुक है, आप सभी लोग परिचित हैं इससे, लगभग सभी लोग पढ़ते ही हैं, है ना। तो उसके क्वेश्चंस, विभिन्न परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपके सारे स्टेट पीएससी में, आपके और जो आरओ जैसे एग्जाम होते हैं, है ना, और यूपीएससी के भी प्रश्न में शामिल रहते हैं, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना ज्यादा टाइम गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 ब्रह्मांड। आपकी बुक में ब्रह्मांड करके होगा, और दूसरा उसका टॉपिक है, मतलब पहले चैप्टर का ही दूसरा टॉपिक है सौरमंडल। तो मैंने दोनों साथ में ले लिए हैं, उसी तरीके से लिखा हुआ है। और आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा समीक्षा अधिकारी का फाउंडेशन बैच चलता है। तो समीक्षा अधिकारी का फाउंडेशन बैच, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, ये सब आप लोगों ने देखा ही है। तो अगर विशेषतः आप समीक्षा अधिकारी के लिए ही पढ़ रहे हैं और उसका पूरा तैयारी करना चाहते हैं, तो ऊपर आपको स्लाइड में नंबर दे रखा होगा, आप उस पर कॉल करके एक बार जानकारी उसकी विस्तृत ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, वो बेसिकली हमारे जो ब्रह्मांड की संकल्पना है कि ये ब्रह्मांड कैसे आया था, ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, उसको लेकर एक संकल्पना है। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने को लेकर कई संकल्पना है, उनमें से एक जो लेटेस्ट है उसको हम महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसको लगभग 1927, अगर मैं करेक्ट हूं तो 1927 में लेमेतेयर करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी संकल्पना को प्रस्तुत किया था। बाद में 1950 के आसपास इसको बिग बैंग नाम दिया गया। ठीक है, एक होयल करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने बिग बैंग नाम दिया था। आप याद कैसे रख सकते हैं बिग बैंग, अब कोई बड़ा बिग बैंग हुआ होगा तो कहीं कुछ होल बना होगा, तो उन साइंटिस्ट का नाम भी क्या था, होयल करके नाम है। आप लोग एक पूरा नाम, है ना, उसको याद रख सकते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, महाद्वीपीय विस्थापन से, नहीं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ऐसे ही शॉर्ट्स में मैं आपको क्वेश्चन समझाता चलूंगा, और जहां कुछ ट्रिक्स होगी, कुछ याद करने का कुछ मैटर होगा, वो मैं आपको अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चीजों को समझाता हुए चलूंगा, याद कराता हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की जाती है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, और आकाश गंगा में सौरमंडल होते हैं और सौरमंडल में ग्रह होते हैं। ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आकाश गंगा, जो हमारी वाली आकाश गंगा है, उसका नाम है मिल्की वे, वर्गीकृत है। आकाश गंगा भी कई शेप्स में हो सकती है, उनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे सिंपल सिलेंड्रिकल हो सकती है, इसको हिंदी में दंडाकार बोलते हैं, है ना, और आपकी सर्पिलाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है ना, सर्कुलर टाइप से हो सकती है, अनियमित हो सकता है। मतलब आपकी गैलेक्सी ऐसी भी हो सकती है, आपकी गैलेक्सी गोलाकार भी हो सकती है, आपकी गैलेक्सी ऐसे एस शेप में भी हो सकती है, आपकी गैलेक्सी ऐसे भी हो सकती है, या कुछ अनियमित सा आकार ऐसे भी हो सकती है। तो हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी है, हमारी आकाशगंगा है सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में उसको वर्गीकृत किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने को सूर्य को कुल कितना समय लगता है। ये कॉन्सेप्ट है, आप समझते चलिए। जैसे आपको क्या पता है कि ये हमारा, हम जो जानते हैं अभी तक
वो जानते हैं कि ये हमारा सूरज है और सूर्य के चारों ओर विभिन्न पथ पर बहुत सारे ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। किस कक्षा में ग्रह परिक्रमा लगाते हैं आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार की कक्षा को क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ये ग्रह हमारे चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब जैसे सन है, मैंने आपको बताया, आप एक चीज समझते चलिए, मैं आपको एक अलग उस पर समझा देता हूं। जैसे देखिए, ये क्या है, मान के चलते हैं ये ब्रह्मांड है। ये क्या है, ये ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य क्या है, आकाश गंगा है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य क्या है, इस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है और यूनिवर्स के अंतर्गत असंख्य आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, अब इस एक एक आकाश गंगाओं में असंख्य क्या है, सौर मंडल है, असंख्य सौर मंडल है। ठीक है, तो इस आकाश गंगा का भी एक केंद्र होता होगा। इसी प्रकार से इस आकाश गंगा का भी एक केंद्र होता है। ये एक आकाश गंगा मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बीच में एक जूम कर दिया, ये हमारे बोर्ड की खासियत है कि किसी भी हिस्से को हम जूम कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए इस आकाश गंगा को जूम कर दिया। अब इस आकाश गंगा में क्या है, बहुत सारे क्या हैं, इस आकाश गंगा में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, हमारे वो सौर मंडल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सौर मंडल हो सकते हैं। अब ये जब सौर मंडल हो सकते हैं, ये एक सौर मंडल, ये सौर मंडल, ये सौर मंडल, ये सौर मंडल, ये, अब इसका भी एक सेंटर होता होगा। किसका, आकाश गंगा का। आकाश गंगा के सेंटर के चारों तरफ क्या करते हैं, सारे सौर मंडल घूमते हैं। सौर मंडल घूम रहे हैं मतलब सन घूम रहा है। तो यही हमारा प्रश्न था। क्या प्रश्न था हमारा? प्रश्न क्या था, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। सिंपल भाषा में समझिए, जिस तरह से पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, ऐसे ही सूरज आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। उसमें कितना समय लगता है, इसमें लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। हमारे पास ऑप्शन सी है, हम ऑप्शन सी को सही मानेंगे। कितना समय लग रहा है, 25 करोड़ वर्ष इसमें समय लग रहा है। और ये जो 25 करोड़ वर्ष टाइम लग रहा है, इस टाइम फ्रेम को हम एक नाम देते हैं। इसको कहते हैं हम ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जैसे अभी आगे आपने पढ़ा होगा प्रकाश वर्ष, ऐसे ही ब्रह्मांड वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तारे के रंग का सूचक है। जैसे आपने आसमान में देखा होगा, कुछ ब्लू ब्लू तारे दिखते हैं जो जनरली दिखते हैं, कुछ रेड से भी तारे दिखते हैं या कुछ लाइट ब्लू दिखते हैं, इस टाइप से। तो ये तारे के रंग का जो सूचक होता है वो उसके टेम्परेचर का सूचक होता है। सर कैसे? जिस तारे का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस तारे का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ब्लू होगा, नीला उतना ज्यादा होगा, और जितना कम होगा वो उसी क्रम में घटते 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 हल्के लाल से कलर में हो जाता है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर कौन सा रंग, ब्लू रंग, कम टेम्परेचर मतलब कौन सा रंग, हल्का लाल रंग। तो तारे के रंग का सूचक क्या है, तारे के रंग का जो सूचक है वो है उसका टेम्परेचर। ठीक है, उसका तापमान। मतलब कोई तारा ज्यादा नीला है तो वो ज्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। कोई तारा लाल सा है तो वो टेम्परेचर उसका कम है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। देखिए, तारे के विकास का क्रम क्या है। तारा मतलब हमारा सूर्य भी एक तारा है। आपको ये तारा, स्टार, ग्रह, ये सारी चीजें समझ में ना आती हो तो इसी चैनल पे मैंने एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो रही है, उसमें 6 क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जिसमें इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। वो लगभग 40-45 मिनट का लेक्चर होगा। तो आप लोग को अगर बेसिक उस चीज का समझना हो, ठीक है, सिर्फ प्रश्न करने हो, आप आराम से यहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं अच्छे से बेसिक्स उस चीज का समझना, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो वह सीमा जिसके बाहर तारे की आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर सीमा। इसका आंसर क्या है, चंद्रशेखर लिमिट। मैं 1 मिनट आपको ये बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझाता चलता हूं कि किसी भी तारे का सिस्टम क्या होता है। देखो, अभी तक जो चीजें हमें ज्ञात हैं उसके हिसाब से एक तारे की आयु लगभग 9 से 10 बिलियन ईयर होती है। 9 से 10 बिलियन वर्ष होती है एक तारे की आयु। ठीक है, उसके बाद तारे का क्या होता है, उसके बाद जैसे कोई तारा है, वो तारा क्या होगा,
जब 9 से 10 बिलियन ईयर गुजरेंगे, 9 से 10 बिलियन ईयर गुजरेंगे, तारे की एनर्जी का स्रोत क्या होता है आप सबको पता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, है ना, जिसके द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम बनता रहता है, नाभिकीय संलयन होता रहता है। तो उसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद हमारा जो तारा बनता है इसको बोलते हैं रेड जायंट, है ना, रेड जायंट, या हिंदी में बोलते हैं लाल दानव। ठीक है, उस तारे को क्या बोलते हैं, लाल दानव। इस रेड जायंट के बाद क्या होगा, तारे के अंदर की जो चीजें हैं, ठीक है, वो मतलब हीलियम, कार्बन इत्यादि में बदलना शुरू हो जाता है और पदार्थ में चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद क्या होगा, इस रेड जायंट के बाद कहलाएगा, इसमें एक विस्फोट होगा, है ना, इसमें एक विस्फोट होगा, जिस विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है, नोवा या सुपरनोवा, इस विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा। ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं, आपके कंफ्यूजन दूर होते चलें। ठीक है, अब चंद्रशेखर लिमिट वाली बात कहां आई, अब सुपरनोवा के बाद क्या होगा, यही हम ब्लैक होल और दोनों तीनों चीजें यही इसी स्लाइड में समझ लेते हैं। सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा के बाद जितना हमारा सूर्य का द्रव्यमान है, जितना हमारा सूर्य का द्रव्यमान है, उसका अगर 1.44 या कहीं कहीं आपको 1.43 भी लिखा मिलेगा, उतना द्रव्यमान है, इस लिमिट को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, अब सुपरनोवा के बाद अगर उसका जो तारा है, क्योंकि सूर्य भी हमारा एक तारा है, उसके जैसा ही कोई एक तारा है जिसका द्रव्यमान 1.44 या चंद्रशेखर लिमिट से कम है ना, चंद्रशेखर लिमिट से कम है, तो वो बनता है व्हाइट डार्फ या ब्लैक डार्फ, मतलब श्वेत बामन। श्वेत बामन उसको हम लोग कहते हैं श्वेत बामन, या फिर मतलब व्हाइट डार्फ या फिर ब्लैक डार्फ उसको हम कहते हैं। कब, यदि उसकी लिमिट लेस देन 1.44 है, मतलब उसका द्रव्यमान सौर्यिक द्रव्यमान से 1.44 से कम है। यदि उसका द्रव्यमान 1.44 से 3 सौर्यिक द्रव्यमान तक है, यदि उसका द्रव्यमान 1.44 से 3 सौर्यिक द्रव्यमान तक है, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा न्यूट्रॉन स्टार, है ना, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, देखो ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है सुपरनोवा क्या है, तो विस्फोट के समय की जो स्थिति है वो सुपरनोवा है ना। आपसे पूछ सकता है रेड जाइंट क्या है, तो जब कोई तारा अपनी आयु सीमा पूरी कर लेता है तो जिस रूप में बदलता है उसको रेड जाइंट कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार, इसको न्यूट्रॉन स्टार की जगह कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा पल्सर। ठीक है, पल्सर भी हम इसको बोलते हैं, पल्सर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो होगा, इसको न्यूट्रॉन स्टार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि नाभिक के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उड़ के कहीं चले जाते हैं। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपको बता दे रहा हूं, वो कक्षाएं छोड़ देते हैं अत्यधिक चारों तरफ घूमने के अत्यधिक वेग के कारण, जिस कारण उसके पास सिर्फ न्यूट्रॉन्स बचते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अब यदि 3 से ज्यादा सौर्यिक द्रव्यमान है, सौर्यिक द्रव्यमान यदि 3 से ज्यादा है ना, मोर देन 3, तो क्या होगा, तो ये बनेगा ब्लैक होल, जिसको हम कहते हैं श्याम विवर या कृष्ण विवर, या कहीं कहीं आपने कृष्ण छिद्र भी लिखा देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। ठीक है, तो ये 3 चीजें बनती हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी, ना आई हो तो एक बार बैक करके वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, क्या कहलाती है, चंद्रशेखर लिमिट। अगले प्रश्न में चलते हैं, श्याम विवर ब्लैक होल होता है। अभी हमने देखा ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल जब तारा बनेगा तो क्या होगा, उसको हम ब्लैक होल क्यों कह रहे हैं, आपको यह समझ में आना चाहिए। उसका मतलब है कि उस तारे के पास, उसका मतलब है कि उस तारे के पास इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उसका होगा कि उससे कोई भी लाइट अगर वहां पड़ेगी तो वो बाहर नहीं आ पाएगी, सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है ना, सारी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है, तो वो क्या कहलाता है,
ब्लैक होल, क्योंकि उसका आज तक हम चित्र ही नहीं ले पाए हैं, उसका आज तक चित्र ही नहीं ले पाए हैं, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ब्लैक होल बोल रहे हैं। तो क्या है ब्लैक होल? होता है हवाई जहाज की उड़ान का विलेखक, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। तो क्या है? सिमट गया तारा, ठीक है, ब्लैक होल। और जो सूर्य पर धब्बे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सौर्य कलंक, हिंदी में बोलते हैं उसको सौर्य कलंक। अगर सूर्य पे कोई ब्लैक कलर का धब्बा दिख रहा है उस परिघटना को सौर्य कलंक कहते हैं। और जो सिमट गया तारा है ना, खत्म हो गया, अभी हमने पढ़ा तारा मरने के बाद क्या हो रहा है, वो वाला स्लाइड देखा ना, तो उसमें सिमट गया तारा, खत्म होने के तारे को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है ना, इनमें से क्या तारों के कारण घटित हो रही है? तो ओजोन छिद्र तारों में नहीं घटित होता है, एटमॉस्फेयर में है। इंद्रधनुष वो भी एटमॉस्फेयर में हो रही है। धूमकेतु ये हमने जानते हैं, धूमकेतु क्या होता है, आकाश में घूमने वाले छोटे छोटे पिंड जो आपस में धूम मचाते रहते हैं ना, धूम मचाने का मतलब है इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई उनका निश्चित पथ नहीं होता, जैसे ग्रहों का एक निश्चित पाथ होता है, उसकी जगह कहीं भी घूमते रहते हैं, धूमकेतु हैं, धूम मचा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो तारों के कारण कौन सी आकाशीय घटना है, ब्लैक होल, कृष्ण विवर या ब्लैक होल जो था वो है। तो तारों के कारण कौन सी घटना है, ब्लैक होल, ठीक है। अगला चलते हैं, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को, ब्लैक होल, वही मैं बता रहा था, कहीं कहीं कृष्ण छिद्र लिखा मिलेगा, कहीं ब्लैक होल, कहीं श्याम विवर, सब एक ही हैं भाई साहब, अलग अलग नाम धर लिए हैं। हे ब्लैक होल तेरा रूप एक तेरे नाम अनेक, ठीक है। चलो आ जाओ, सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, तो यही चंद्रशेखर साहब थे, एस चंद्रशेखर, जिन्होंने अभी मैंने आपको बताया चंद्रशेखर लिमिट 1.44 या 1.33 अगर सौर्यिक द्रव्यमान है, उसको उन्होंने चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला आ जाते हैं, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, सेम क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न पूर्वावलोकन के ही प्रश्न हैं जो आपको यहां इस माध्यम से कराए जाते रहे हैं। तो जो भी रिपीटेड प्रश्न होंगे मैं उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको फटाफट बताता चलूंगा कि ये हमने कर ही लिया है, ठीक है। लेकिन ये सभी किसी ना किसी आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। यहां से आपको आइडिया भी लगता रहेगा कौन सा प्रश्न कितनी बार, मैंने पुनरावृत्ति वाले प्रश्न हटाए नहीं है, किस लिए, ताकि आपको यह भी आइडिया लगता रहे कि कौन सा प्रश्न कितनी बार उस प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई है, कितनी बार वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सके। तो इसका आंसर भी क्या होगा, एस चंद्रशेखर। अगला आ जाते हैं, कथन 1 और कथन 2। इस प्रकार के प्रश्न आजकल जैसे इस बार वाले रिसेंट 2023 के पीसीएस में बहुत पूछे गए थे, तो आप लोग प्रयास करें, क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, ठीक है। कथन और कारण, इसको हम खोजते कैसे हैं, जैसे दो स्टेटमेंट होते हैं, एक तो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन उसकी सही व्याख्या करता है और एक सही व्याख्या नहीं करता है। इसको हम कैसे समझेंगे, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है, तो सही है, उसका नाम ही हम ब्लैक होल रख रहे हैं क्योंकि वो हम पता ही नहीं, दिखता ही नहीं है, ठीक है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, मतलब उसको भी लाइट, जैसे हमें कोई भी चीज कब दिखती है, उस पर लाइट पड़ी, उस चीज को उससे रिफ्लेक्ट होके हमें लाइट जब प्राप्त होती है तब हमें वो चीज दिखती है। जैसे अंधेरे में हमें कोई चीज क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि सामने वाली चीज पे लाइट नहीं पड़ रही, उससे रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं रहा, इसलिए वो चीज हमको नहीं दिख रही। ऐसे ही ब्लैक होल के साथ है, वहां लाइट पहुंच तो रही है लेकिन वो अपने आज ही बोले अच्छा लाइट हो, यहाँ आई हो, आओ हमारे पास आ जाओ, अपने पास रख लेता है, वापस नहीं आने देता नालायक, इसलिए ये ब्लैक होल है। अब इन दोनों कथन कारण के बीच में हम लगाएंगे क्योंकि, अगर क्योंकि से स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा तो सही व्याख्या करता है, और क्योंकि लगा के आपको लगेगा अटपटा सा है यार, मजा नहीं आ रहा, तो मतलब सही व्याख्या नहीं करता है। अब पढ़ते हैं पूरा। ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच नहीं निकलने देता, हाँ इसीलिए तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि से आंसर सेटिस्फाई है, मतलब ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए। आजकल इनमें भी ऊपर नीचे कर दें, पहले तो ए वाले में ये आता था सही व्याख्या करता है, बी वाले में आता था कि दोनों सही हैं, सही, इनको भी ऊपर नीचे कर देता है, तो हमको आंसर देते समय ये चीज देखना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का क्या कारण है, इस गुण का क्या कारण है, क्योंकि इसका बहुत हाई डेंसिटी होती है ना, घनत्व बहुत हाई होता है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत हाई होता है, जिस कारण वो किसी चीज को अपने पास से आने नहीं देता। तो इसका आंसर होगा सी, बहुत उच्च घनत्व। अगले प्रश्न में चलते हैं, सुपरनोवा क्या है, अभी हम देख लिए थे, देखो इसीलिए मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट पीछे पूरा समझा दिया था कि उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस थे जिनको आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ रटना नहीं है, एक बार चीजें समझ लेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज पहली क्लास है तो आपको समझाता भी चल रहा हूं। आप आइए
30-40 मिनट दीजिए, 50-60 प्रश्न करिए, आराम कीजिए। इस प्रकार की वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनती जाएगी। आपको जब भी पढ़ने का मन हो, चुपचाप कान में ईयरफोन लगाइए, देखते रहिए, ठीक है। तो ऐसे समय को भी यूटिलाइज कीजिए जब आपका खुद का पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक मुंछल तारा, एक मृत प्राय तारा। हमने बताया था जब तारा की आयु खत्म होती जाती है, जब वो मरने वाला होता है, मर रहा होता है, आयु खत्म होने के बाद जो उसमें विस्फोट होता है, उसको सुपरनोवा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, मृत प्राय तारा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ऐसा काउंट किया गया है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, अब शायद चीजें चेंज भी हो गई हों। उस समय के हिसाब से इसका आंसर 88 था, है ना। कितने तारामंडल हैं? हमने कुल 88 जो हमारे काउंटेबल हैं, जो काउंट हो पाए हैं, वो 88 हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, अभी हम पढ़ के आए थे पल्सर। सर पल्सर बाइक नहीं है, बाइक भी है और तारा भी है। पल्सर क्या है? जब मर जाता है तो जो हम पढ़ के आ रहे थे ना, एक तो था सुपरनोवा के बाद पहला वाला था ब्लैक डार्क व्हाइट डार्क, जो बीच वाला था जिसका सौरिक द्रव्यमान 1.44 से 3 तक होता था, उसको पल्सर कहते थे। भंगुर तारा, क्रस्ट मास्टर, क्वास्कर। क्वास्कर भी एक प्रकार का तारा है ना, जो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब उसका खोज कुछ हुआ था, इसलिए करंट में था। क्रस्ट मास्टर इन्होंने दे रखा है, तो इंग्लिश में भी इन्होंने इसको ब्लैक मास्टर ही दे रखा था। ब्लैक मास्टर जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, ब्लैक होल है, तो इसका आंसर सी होगा। कौन सी खगोल की वस्तु नहीं है? सी है, ठीक है। भंगुर तारा मतलब ऐसा तारा जो वही खत्म होने वाली स्थिति में होता है, उसको भंगुर तारा कहते हैं। अगला आ जाइए। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में पाया जाता है? पल्सर पढ़ के आए, ब्रिस्टल तारा, ब्लैक होल, क्वास्कर। देखो फिर वही क्वास्कर, ये भी एक तारा ही है। ब्लैक होल हम जानते हैं। ब्रिस्टल तार, स्टार क्या होता है? मछली टाइप से होती है ना, जेली फिश, और वो जो हम पढ़ते हैं ना उसमें समुद्री जीव जंतु, वो ब्रिस्टल स्टार एक वो होता है। तो कौन सा अंतरिक्ष चीज नहीं है? बी। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अब आपको पल्सर पता ही नहीं होगा, मान लीजिए मैं अभी वो पूरा वो न बना के नहीं बताता, तो आपको पल्सर पता ही नहीं होता पल्सर क्या है, क्वास्कर क्या है, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल तो जनरली जानते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, एक ही चीज पता है, लगा नहीं पाते। ब्रिस्टल स्टार आपको लगा हाँ स्टार है, ये तो स्टार होगा ही, ये तो कोई अंतरिक्ष की चीज होगी। इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। 6 क्लास की एनसीईआरटी की पहले चैप्टर की लाइन है, जहां उन्होंने स्टार समझाया है, वहीं स्टार के बाद समझाते हैं इसको नक्षत्र मंडल को या ताराओं के समूह को। तो क्या कहते हैं? ताराओं के समूह को कहते हैं नक्षत्र मंडल या तारामंडल। इन्होंने इसमें नक्षत्र दे रखा है, इसका पूरा आंसर नक्षत्र मंडल होना चाहिए था। आकाशगंगा नहीं कहते हैं, एंड्रोमेडा तो हमारा वो है एक, और सौर मंडल तो ग्रहों का सारा समूह और वो कहलाता है। इसका आंसर होगा बी, नक्षत्र मंडल। 6 क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है ना, एक लाइन है उसकी। चलो खैर, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ दूर के तारे की सतह की छाया भेजी है, इसका क्या नाम है? ये बीट ल्यूगस था। ये काफी पुरानी बात है, शायद 95 के आसपास की बात है। उसी समय का शायद करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा होगा। अभी आपको बस याद रख लीजिए। हाँ, आजकल हबल की जगह एक और नया टेलीस्कोप है ना, उसके अगर उसका नाम एकदम स्लिप हो रहा है, ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो उसको याद रखिए कि अगर उससे कोई चीज आती है तो अब क्वेश्चन हम कैसे सोचते हैं, इसी तरीके से तो सोच रहे हैं। ये पूछ रहा है, हो सकता है अब जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, तो उससे रिलेटेड चीजें पूछ ले कि वो क्या खोज रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए जरूरी होते हैं। एक तो हमारी नॉलेज टेस्ट करते रहते हैं जो हम पढ़ते हैं, दूसरा हमको मार्गदर्शन भी देते रहते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, देते हैं साहब। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। ये यूपीएससी का सवाल होगा। यूपीएससी वाले कहानी बनाते हैं पहले, फिर सवाल पूछते हैं। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी से ऊपर चला गया आदमी और अंतरिक्ष बीच में है, उसको क्या क्या दिखाई देगा? आकाश स्याह काला है, उसको काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट का जो है प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, तो आकाश उसको काला दिखेगा। तारे टिमटिमाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये घटना भी हमें एटमॉस्फेयर के कारण दिखाई दे रही है, और जहां हवाई जहाज उड़ रहा, जहां अंतरिक्ष यान में वो बीच में है, वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, उल्टा है, ताप कम होगा। जब हम वायुमंडल की संरचना में पहली संस्तर जब होता है क्षोभ मंडल, तो उसमें ताप कम होता चलता है, तो ऊपर जाते जाते ताप का टेम्परेचर कम होता है। हालांकि बाद में बढ़ता है, वो हम जब वायुमंडल की संघटना संरचना पढ़ रहे होंगे उसमें अच्छे समझेंगे। लेकिन हाँ, अंतरिक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को ताप यहां से ज्यादा नहीं लगेगा, उसको धीरे धीरे कम फील होगा। तो इसमें से केवल 1 और 2 वाले जो हैं वो हमारे सही आएंगे, मतलब बी वाला सही है। केवल 1 और 2
सही है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। मान लो कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, अब प्रकाश एक वर्ष में कितना चलेगा? प्रकाश एक सेकंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। आपने खट से फलक झपकाई, इतनी देर में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला आया। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, वो एक साल में जितना चलेगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक साल में आप जितना चलोगे प्रकाश, उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। ये किस काम में आता है? बहुत बड़ी बड़ी दूरी। अब मान लो एक तारे से दूसरे तारे की दूरी करोड़ों अरबों किलोमीटर में होती है, उसको और ज्यादा अरबों के भी चाचा ताऊ जो होते होंगे उसमें होती है। हम कहां तक नापते चलेंगे? तो हम उसको कहते हैं ठीक है तुम एक प्रकाश वर्ष हो, मतलब छोटी सी हो गई है ना। हम तुमको कह रहे हैं 1 लाख हो, हमने तुमको कह दिया एक वो हो, तो छोटा दूरी हो गया, तो हम इसको प्रकाश वर्ष इसलिए खगोलीय दूरी नापने में काम में लाया जाता है। आप पूछ सकते थे कि सर इसका क्या यूज है, इतनी बड़ी डिस्टेंस कहां होगी? ठीक है, तो प्रकाश एक वर्ष में जितना चलता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये किसका मात्रक है? दूरी का। अगले पे आइए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो वही प्रकाश वर्ष, अभी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है। यहां एक शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो है क्षितिज। क्षितिज किसको कहते हैं? तो हम आप खड़े हैं ना, हम आप कभी छत पे खड़े होकर देखिए तो आपको एक लाइन ऐसी दिखेगी जहां आसमान और धरती का मिलन हो रहा होगा। ऐसी काल्पनिक रेखा जिसको हम इस तरीके से मानते हैं कि इस रेखा पे आसमान और धरती का मिलन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। तो एक व्यक्ति क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा। देखो ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, वर्ड ज्योग्राफी में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं समझाने का कोशिश करता हूं। जो लंबवत होने की स्थिति होती है ना, वो सिर्फ विषुवत रेखा के आसपास ही होगी, क्योंकि क्षितिज से लंबवत अगर कोई चीज जा रही है तो वो विषुवत रेखा पर ही ऐसा होना संभव है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए होगा विषुवत रेखा। आप समझने की कोशिश, क्योंकि जब तक आपको पूरा अक्षांश देशांतर वो सब नहीं समझा पाएंगे, ये कठिन कॉन्सेप्ट जाएगा, इसलिए इसको अभी स्किप करते हैं। सिर्फ क्षितिज समझ लीजिए। क्षितिज मैंने आपको बता दिया क्या है, तो जो लोग खुद से प्रैक्टिस समझना चाहें वो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा ए। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में देख, ये भी यूपीएससी की सब। यूपीएससी क्या करती? कहानी बनाती है। कहानी क्यों बनाती है? आपको थोड़ा टाइम लेने के लिए आपका। ठीक है, चलो क्या कहानी कह रहे हैं? एक व्यक्ति, मैं बता देता हूं, ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रेगिस्तानी रात में है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है और उसको पता है कि उसका गांव कहां है, पूर्व दिशा में है। उसको सिर्फ आसमान में ध्रुव तारा दिख रहा है। सर आपको प्रश्न याद है? नहीं, अब इतना बार पढ़ा चुके हैं तो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको पूर्व दिशा में उसका गांव है, उसको सिर्फ ध्रुव तारा पता है, तो वो किस तरीके से चले, ध्रुव तारे को किस दिशा में रखे या किस दिशा में ध्रुव तारे से चले ताकि वो अपने गांव पहुंच जाए, उसको और कुछ नहीं पता। तो देखो जो दिशाएं होती हैं वो सबसे ऊपर हम क्या मानते हैं? उत्तर, मतलब नॉर्थ, है ना, और नीचे क्या मानते हैं? साउथ। इंग्लिश में याद करना, उसमें कैसे सरल है? ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर, सिंपल है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या होता है? ईस्ट यानी पूरब, और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वेस्ट यानी पश्चिम। अब यह क्या कह रहे हैं? उसे दिशा का ज्ञान नहीं है, ध्रुव तारे को पहचान लिया, बताओ कैसे चले? ध्रुव तारे की दिशा में चले। भाई साहब ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा उत्तर में पहुंच जाएगा। उसका गांव कहां है? उसका गांव है पूरब में। ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में, दक्षिण में। उसका गांव है पूरब में। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, मतलब अगर व्यक्ति ऐसे चल, मान लीजिए ऐसे चलना शुरू करे तो ध्रुव तारा उसकी बाईं ओर रहेगा? नहीं, मतलब यहां ध्रुव तारा है और वो इधर की तरफ चलेगा तो ध्रुव तारा बाईं ओर हो गया, इधर पहुंच जाएगा ईस्ट में, है ना। उसका गांव क्योंकि कहां है? हमने उसका वहां से पूरब में 5 किलोमीटर है। तो ध्रुव तारे को अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रख के चलेगा तो वो अपने गांव पहुंच जाएगा। चौथा क्या है? ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। दाहिनी ओर रखकर चलने का मतलब हो गया ये वाला दायां हाथ, चल रहा है तो मतलब इधर रखे, मतलब इधर चलेगा, तो फिर वो गलत पहुंच जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। कॉन्सेप्चुअल चीज है ना। यूपीएससी के प्रश्न प्रायः कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। अगले पे आ जाते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। ये भी 6 क्लास की एनसीईआरटी का प्रश्न है। 6 क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1 उसका सवाल है ये। ठीक है, तो सप्तऋषि तारामंडल, उसमें वो आपने एक फोटो देखा होगा, एक कन्या है, वो ऐसे करके यहाँ पे खड़े होके, मैं आपको हल्का सा बना के, जिन्होंने पढ़ा हो एनसीईआरटी उनको याद आ जाएगा। एक कन्या है, वो यहाँ पे खड़े होके ऐसे देख रही है। ठीक है, क्या देख रही है? ऐसे करके 2 की आकृति में वो तारे होते हैं। आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, ताकि 1 2 7 तारे होते हैं, 3 और
4, 5 और 6, 7 ऐसे करके होते हैं, 5 और 6, और इन 2 तारों, ये वाले नहीं होते हैं सॉरी, इन तारों की सीध में क्या होता है, ध्रुव तारा यहाँ पे चमक रहा होता है। ठीक है, तो ये सप्तऋषि तारामंडल के लास्ट के जो तारे उसकी ओर याद बहुत इशारा करते हैं, वो सप्तऋषि तारामंडल है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिस लूनर और बाइट। बाइट सिंपल है, बाइट क्या है, कंप्यूटर के मापने की उसकी क्या कहते हैं, उसकी मेमोरी को मापने का एक वो है, बिट और बाइट, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्प्रिंग बियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ये सब जो है, सिंगुलैरिटी क्या है कि जब बिग बैंग हुआ था तो एक छोटा सा एकक तारा था जिसको सिंगुलैरिटी कह रहे थे, वो है। इवेंट होराइजन क्या है, एक घटना है। स्प्रिंग बियरी क्या है, ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक पुरानी थ्योरी है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, मोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो किस चीज से रिलेटेड है? ब्रह्मांड और प्रेक्षण का बोध, सूर्य और चंद्रग्रहण का अध्ययन नहीं, पृथ्वी और की कक्षा पर उपग्रह का ये भी गलत, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति ये भी गलत। तो इसका आंसर होगा ए, मतलब ब्रह्मांड के प्रेक्षण और उसका बोध, ब्रह्मांड कैसे बना है, इस चीज का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ये भी 6 क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 1 मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है 6 क्लास की एनसीईआरटी, आप वहां जाकर देखेंगे तो ये 4-5 मतलब सोचो अभी हम कितने नंबर पे, 26 नंबर प्रश्न पे हैं, 4-5 सवाल केवल एक चैप्टर से आए हैं। कंटेंट की दृष्टि से वो 6 क्लास की एनसीईआरटी बहुत रिच है। चलो खैर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? उसमें एक लाइन लिखी गई है, सौर मंडल, जहां उसमें सोलर सिस्टम को बताया, उसमें बताया है फला 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 मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। सेम प्रश्न यहां उठाकर डाल दिया। तो क्या है सौर मंडल का भाग? क्या नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है। निहारिका एक अलग चीज है, निहारिका संकल्पना एक अलग है। जब हम कभी डिटेलिंग में ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, अभी उतना मैं सही नहीं समझता हूं बताना क्योंकि आप लोगों का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तब हम इसको देखेंगे निहारिका क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निहारिका। अगले पे आइए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे और सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है? कोपरनिकस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, 2 रुपए किलो वाला सवाल है। ठीक है, कौन चारों ओर घूम रहा है, किसने प्रतिपादित किया था? कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस। इस पे भी एक कहानी है, पता है, पहले धार्मिक हिसाब से ये माना जाता रहा था, क्योंकि ये 2 मिनट लेके बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इंग्लैंड की घटना है, यूरोप की घटना है, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण का दौर था, नई नई चीज़ें आ रही थी। उस समय ये था कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार से माना जाता था कि पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, मतलब सूरज चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि वही हमें उगता सोता दिखाई देता था। कोपरनिकस ने बताया कि नहीं भाई, सूरज नहीं चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चारों ओर सूरज के घूम रही है। उसको इस बात को बोलने पर कि तुम धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, मृत्युदंड मिला था। कैन यू इमेजिन, मृत्युदंड मिला था। आज हम उसकी इस बात को सही मान रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, कई बार ये सवाल आया है। ठीक है, अगला सवाल भी वही है जिन्होंने ये खोज की थी, कोपरनिकस। इसके अगला भी यही है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? कोपरनिकस। किसने सर्वप्रथम स्थापित किया? सेम क्वेश्चन आप देख रहे हो, 4-5 बार सवाल है। अब मैं इसको बार बार पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट क्यों करूं? ठीक है, 4-5 बार आया है। ठीक है, अगला, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? हमारा सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हाँ, बाई डिफॉल्ट पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखते हैं। और पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट और ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना नहीं, 109 गुना है। कंफ्यूजिंग है, ये कितना है? 109 गुना है। ठीक है, ये 109 गुना है, तो ये 109 गुना है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और कौन सा सही है? ये। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? पुराना सवाल है तो इसलिए 9 दिया रहा होगा, 2006 से पहले किसी आयोग में पूछा होगा, अब तो ऐसे सवाल पूछते भी नहीं है। 9 इसके हिसाब से, लेकिन वर्तमान में 8 है। 8 क्यों है? हमने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? शैतान ग्रह था प्लूटो।
प्लूटो शैतान ग्रह था। शैतान ग्रह का क्या मतलब था? दूसरे घर में घुसता था। मतलब सारे ग्रहों की एक अपनी अपनी कक्षा होती है। प्लूटो शैतानी करके अपनी कक्षा ना फॉलो करके दूसरों की कक्षाओं को बीच में बाधित करता था, इसलिए हमने उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है 2006 में। उससे पहले का संभवतः प्रश्न होगा, तो अब अगर आएगा तो आप 8 लगाएंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? ये याद कर लो, इससे रिलेटेड ना कई क्वेश्चन आएंगे, आपको परेशान करेंगे। अभी 1 मिनट में याद करा देता हूं। आप ये समझिए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये सूर्य है आपका, ये आपका सूर्य है। सूर्य के सबसे बगल में है बुध, ठीक है, वेनसडे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून, ठीक है। याद कैसे करेंगे? आप सबसे पड़ोसी याद कर लीजिए। सूर्य का सबसे पड़ोसी कौन है? बुध है, ठीक है, बुध है। अब बुध के बाद सप्ताह का एक एक दिन छोड़ते चलिए और ग्रहों के नाम लिखते चलिए। जैसे बुध के बाद बृहस्पति छोड़िए, अगला ग्रह कौन सा है? बुध। शुक्र के बाद संडे को हम बोलेंगे पृथ्वी। शनिवार छोड़िए, संडे मतलब पृथ्वी। फिर संडे के बाद मंडे छोड़िए मतलब मंगल। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर मंगल के बाद एक दिन छोड़िए बुध मतलब बृहस्पति अगला ग्रह होगा। बृहस्पति के बाद फिर एक दिन छोड़िए शुक्र मतलब शनि होगा अगला ग्रह। और शनि के बाद 2 भाई, कौन कौन? अरुण वरुण। सबसे पहले कौन है? अरुण। तो इसको ऐसे ही याद रखिए, अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून, इंग्लिश में यूरेनस नेपच्यून, ठीक है। तो ये सूर्य से आगे बढ़ते हुए क्रम है। दोबारा एक बार मेरे साथ दोहराइए। बुध, एक एक दिन 1 मिनट पॉज करके खुद से सोचिए, एक एक दिन का गैप रखिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये उनका क्रम है। बहुत सिंपल है याद करना। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन थे तो मैं सोचा आपको करा दिया जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून था, यानी अरुण वरुण था। यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से होंगे? बृहस्पति और शनि। आंसर बी वाला इसका आंसर होगा। अगले पे आइए। निम्नलिखित ग्रहों के क्रम को सूर्य से दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सबसे दूर प्लूटो था, तो ये अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। सबसे दूर प्लूटो है, ये देखो लास्ट में 1 किस में है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, ठीक है। अब पृथ्वी यूरेनस बृहस्पति, सबसे पास पृथ्वी है, मतलब बुध है, लेकिन इसमें बुध है ही नहीं, बुध शुक्र नहीं है। तीसरा पृथ्वी आएगा। सबसे पहले 2 किस में है? इसमें है। आंसर कौन सा हो गया? ए, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद बृहस्पति है, फिर यूरेनस, फिर प्लूटो, ठीक है। तो आपको अगर वो क्रम याद होगा ना, तो इससे 4-5 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आप आराम से कर ले जाएंगे। याद करने का क्रम मैंने बता ही दिया। ट्रिक कैसी लगी ये भी कमेंट करके हाथ के हाथ बताते चलिए। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। रीजन उसका ये है कि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छा लगा करे, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो कि भाई ये देखो ये मास्टर है, ठीक ठाक पढ़ा रहा है, इससे पढ़ लो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करा देगा। चलो अगला सवाल पे आते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी, तो सूर्य के बाद बुध शुक्र है ना, बुध शुक्र पृथ्वी, तो हम देख लेंगे बुध शुक्र कहां है? सी है। आंसर कौन सा होगा? सी। अगले पे चलिए। पृथ्वी स्थित है, अब पृथ्वी किस किस के बीच में है? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, तो मंगल इधर और इधर मंगल और शुक्र और मंगल, तो हम क्या करेंगे? शुक्र और मंगल के मध्य। आंसर होगा ए। मतलब अगर आपको क्रम याद है तो आप देख रहे हैं 7-8 क्वेश्चन हैं जो आपके उंगलियों पर सॉल्व हो जाएंगे। और क्रम याद रखने की मां साहब ने बहुत सरल ट्रिक बता दी है, ठीक है। बस ये याद रखो कि सूर्य का पड़ोसी कौन है? बुध है। वो भी ना याद रख पाओ तो ऐसे रखो, इतनी गर्मी है, गर्मी में सूरज के पास कौन रहेगा? बुद्धू आदमी रहेगा। बुद्धू रहेगा मतलब बुध रहेगा, ठीक है। और बुध के बाद तो फिर आप करते ही चले जाइए। चलो ठीक है, आगे आते हैं। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन 6 क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 1, मतलब एक चैप्टर है 5-7 पेज का, सौर मंडल में पृथ्वी, उसमें से आप देख रहे हैं कितने सवाल आ गए, ठीक है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। नहीं, प्रकाशहीन कैसे होते हैं? हम लोगों के पास चमक आती है। ये अप्रकाशहीन होते हुए भी चमकते हैं, ठीक है। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते नहीं है। नहीं, अप्रकाशहीन मतलब प्रकाश नहीं होता है उनके पास, ठीक है। प्रकाश नहीं होता है और चमकते भी हैं। कैसे? जैसे पृथ्वी है, हमारे पास प्रकाश नहीं है लेकिन हम सूरज के प्रकाश से चमक रहे हैं। जैसे आप चंद्रमा या कहीं और से पृथ्वी को देखोगे तो एक नीला सा ग्रह दिखता है पृथ्वी, तो वो किस कारण दिख रहा है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। अर्थात प्रकाशहीन है या अप्रकाशवान है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है लेकिन फिर भी चमक रहा है। तो आंसर होगा कौन सा? बी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह
पहले था भाई साहब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह था पहले प्लूटो, अब तो होगा बुध। ठीक है, देखते हैं अभी, क्योंकि ये शायद पुराना क्वेश्चन होगा कि उसमें प्लूटो भी दे रखा है। बाकी 3 चीजें सही करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। तो मतलब बी का तीसरा ढूंढिए किसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी 2 ऑप्शन तो मैं काट देता हूं। 2 ऑप्शन कौन कौन से जिसमें बी का 3 नहीं हो। ठीक है, अब ये 2 बचे। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र। तो शुक्र यानी सी का दूसरा, सी का 5वां है जो इसमें, और इसमें सी का दूसरा है, मतलब यही होगा। ए का इन्होंने कौन सा दिया है? चौथा दिया है, प्लूटो दिया है ना। सबसे छोटा ग्रह प्लूटो ये कह रहे हैं, लेकिन अब प्लूटो हमारे सौरमंडल का पार्ट नहीं है। अब यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध होगा उसका आंसर। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह वो भी बुध है। ठीक है, तो इसलिए या तो दे रखा होगा। यदि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह, आंख बंद करके बुध को लगाएंगे। ठीक है, छोटा भी बुध ही है, पहले प्लूटो था। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, बुद्धू है, वहीं पड़ा है सूरज के पास। अरे दूर आ जा भाई, गर्मी लग रही होगी, हैं क्यों सूरज के पास पड़ा है? सबसे पास बुध है, बुद्धू है, इसलिए बुध है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है ना, अब बुध है, पहले प्लूटो था। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं, जो सबसे दूर होगा वो सबसे मंद चल रहा होगा। भाई मंदतम किसे कहेंगे? जो परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा टाइम लेता हो। सबसे ज्यादा टाइम परिक्रमा करने में कौन लेगा? जो सूर्य से सबसे दूर होगा। सबसे दूर कौन है? यूरेनस, नेपच्यून। तो नेपच्यून होगा सबसे मंदतम गति करने वाला। ये डी गलत है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, वो सही है, डी गलत। इसी को भोर का तारा या सांझ का तारा ऐसा कुछ इसको लिए भी कहते हैं। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे पहले एक एक किस्म है, ये दोनों तो काट दो। आकार के कौन से क्रम में लगाना है? घटते क्रम में, मतलब बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। बृहस्पति के बाद कौन होगा? शनि होगा, है ना। शनि के बाद वरुण होगा। ठीक है, शनि के बाद वरुण होगा, मतलब आंसर होगा सी सही। देखो ये भी मैं बता देता हूं याद करने का क्रम। लास्ट के जो चारों हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बड़े से क्रम में पहले ये चारों क्रम से हैं, मतलब सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण या यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद है 5वें नंबर पे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध। ठीक है, इस तरीके से हैं पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। लास्ट के 4 थोड़ा, लास्ट के 4 भी क्यों, 3 ही याद करने हैं, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। ठीक है, फिर बुध है। ठीक, चलो अगले सवाल को देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। लास्ट के जो 4 ग्रह हैं, देखो शुरू के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनके बाद एक मिलती है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। उसके बाद है ये जो शुरू वाले 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह। ठीक है, ये चट्टानों से निर्मित है, ठोस से निर्मित है। लास्ट वाले जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोलते हैं गैसियस ग्रह या जोवियन ग्रह। क्यों? क्योंकि इनकी संरचना गैसों से है। तो लास्ट वाले ग्रह देख लो, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो हो सकता है, बृहस्पति, शनि नहीं होगा, हाँ शनि होगा, मंगल नहीं होगा, इस कारण ये गलत हो, क्योंकि मंगल एक पार्थिव ग्रह है, मतलब ये गलत। यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र नहीं होगा क्योंकि शुक्र पार्थिव, स्टार्टिंग वाले 4 ये भी गलत। बच्चा कौन सा आंसर? ए। लेकिन इसमें एक चीज है, हाइड्रोजन, हीलियम हमको प्लूटो पर नहीं मिलती हैं, लेकिन और सारे बिल्कुल गलत हैं। तो ज्यादा सही कौन? देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सही आंसर नहीं होता है, उस स्थिति में हमको क्या देखना है? ज्यादा सही कौन सा आंसर है। तो ज्यादा सही इसमें ए होगा। ठीक है, अगले पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? बुध, शुक्र, शनि है, फ्लोरिडा। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल आ जाए तो हमारे सब भाई लोग 100 में 100 नंबर मार के आए। ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन, ये क्या चीज है? गोल्डीलॉक्स जोन हम ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां जीवन के होने की संभावना हो, मतलब जीवधारियों के जीवन यापन करने की संभावना हो, या पृथ्वी जैसा, है ना, पृथ्वी जैसा वातावरण हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? गोल्डीलॉक्स जोन कहेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? भूपृष्ठ के ऊपर बास योग्य मंडल की सीमा, ये हो सकता है। पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र नहीं, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, ये भी हो सकता है। मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज, है ना, पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, पृथ्वी जैसा अगर कोई जगह है तो उसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहेंगे। इसका आंसर है सी। चलिए अगले पे चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए दोनों, वो मैं फिर वही कह रहा हूं, ज्यादा सही कौन सा है, वो दोनों आंसर सही हो सकते थे, लेकिन मैंने आपको देख के इसलिए बताया जो आयोग के हिसाब से आंसर सही हो, हमको वो याद रखना है। ठीक है, इनको मिलाइए, सूचियों को मिलाइए। क्या कह रहा है, ग्रह कौन सा है, उपग्रह क्या है, पुच्छल तारा क्या है, कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो ग्रह हमारा कौन सा है, यूरेनस है। उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पुच्छल तारा क्या है, हेली है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, मेराइनर है। ये तब का क्वेश्चन होगा जब मेराइनर एक उपग्रह था, वो भेजा गया था कृत्रिम उपग्रह, उससे रिलेट करके पूछ लेते हैं। हेली, पुच्छल तारे को ध्यान रखिए। तो इसमें जो भी मैच कर रहा हो, मतलब पहले का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा, ये इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। इस वाले का ए होगा। ठीक है, अगले पेज। ठीक है, तो इतना, ये 2 चैप्टर थे, लगभग 45 सवाल थे और संभवतः हमने इसको 40-45 मिनट में ही पूरा कर लिया होगा, है ना। तो आज तो फिर भी मैं थोड़ा ज्यादा समझा रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में आपको लगभग 70-80 सवाल करवा दिए जाएं, ताकि आप स्पीड अप होकर जहां समझाने की जरूरत होगी, समझाना भी जरूरी है। तो बस इतना ही था आज की क्लास। दूसरी कक्षा में आपसे जल्दी ही मिलेंगे। और आप लोगों को ये कक्षा कैसी लगी, ये सीरीज निरंतर रखी जाए, इस बारे में अपने सुझाव या जो भी कुछ आप हम लोगों से कहना चाहते हो, आपके मन की बात हम तक पहुंचाना चाहते हो, वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अपना प्यार और इसी प्रकार देते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।